कक्षा 11 में अभिव्यक्ति माध्यम किताब में दो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, कार्यसूची एवं कार्यवृत्त। इन दोनों को समझने से पहले हमें समझना होगा कि किसी भी संस्था में, किसी भी कार्यालय में या किसी भी ऑफिस में अक्सर करके किसी न किसी बात पर आए दिन मीटिंग्स का आयोजन होता है। मीटिंग्स जिन्हें हम हिंदी में बैठक कहते हैं। अब इन बैठकों के आयोजन की एक रूपरेखा तैयार होती है, एक पूरा तरीका होता है कि किस तरीके से इस बैठक को किया जाएगा, क्या क्या उसमें रहेगा, किस बात पर बात होनी है। और जब वो बैठक हो जाती है तब उस बैठक के बाद भी एक रूपरेखा तैयार की जाती है कि आखिर इस बैठक में क्या क्या हुआ, क्या क्या निर्णय लिए गए, क्या क्या बातें हुई, किसने क्या कहा। तो दो चीज़ें हैं, एक बैठक से पहले और एक बैठक के बाद। मैं फिर से याद दिला दूं, बैठक मतलब मीटिंग। तो बैठक से पहले जो रूपरेखा तैयार होती है उसे कहते हैं कार्यसूची, और बैठक के बाद जो रूपरेखा तैयार होती है उसे कहते हैं कार्यवृत्त। चलिए अब एक एक करके इसको अलग अलग करके समझ लेते हैं। कार्यसूची, तो जैसा कि सामने नोट्स में आपको दिखाई दे रहा है कि कार्यसूची के माध्यम से किसी संस्था में होने वाली औपचारिक बैठक में चर्चा से संबंधित विषयों की जो पूर्व जानकारी है वो प्राप्त होती है। समझने के लिए इसको दोबारा समझ लेते हैं कि कोई संस्था यानी कि कोई ऑफिस हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पर जो औपचारिक बैठक का मतलब फॉर्मल बैठक जो हो रही है, उसमें जो भी चर्चा होने वाली है, आज मान लीजिए आज कोई मीटिंग है शाम को और उसमें कोई चर्चा होने वाली है, तो उसमें जो जो विषय रहेंगे उनकी पहले से ही सभी लोगों को जानकारी हो जाती है कि आज हमारी बैठक का मुख्य मुद्दा क्या है। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि ऐसा ना हो कि हम जब बैठक में पहुँचें तो हमें पता ही ना हो कि बैठक है किस बारे में। तो बैठक की पूर्व जानकारी सभी को हो जाती है, और यही कारण है जो कि यहाँ दूसरी लाइन में लिखा हुआ है कि कार्यसूची में बैठक का संपूर्ण कार्यक्रम स्पष्ट होता है। अर्थात कार्यसूची में जो भी बैठक में होने वाला है, जो कुछ भी बात होने वाली है, वो पूरी तरह से स्पष्ट होती है कि क्या क्या हम करेंगे आज। याद रहे, कार्यसूची बैठक से पहले बनती है, यानी इसमें सिर्फ इस बात को बताया जाता है कि आखिर बैठक में क्या क्या करना है, किन किन मुद्दों पर बात होनी है, कैसे कैसे सब कुछ होगा, इस बारे में बात है। तो चलिए अब देखते हैं कि कार्यसूची के लाभ क्या है। देखिए, चूंकि आपको पहले से ही जानकारी है कि बैठक में क्या होने वाला है, तो वहाँ जाकर के जो समय व्यर्थ होता ये बात पता करने में कि भाई आज किस बारे में बैठक है, किस बारे में मीटिंग है, वो नहीं होगा। तो पहला पॉइंट यही है कि इससे बैठक में समय नष्ट होने से बच जाता है। दूसरी बात यह है कि कई बार क्या होता है कि बैठक पूरी हो जाती है पर पता लगता है कि कोई बहुत ज़रूरी विषय जिस पर आज चर्चा होनी थी, जिस पर आज बात होनी थी, वो बात ही नहीं हो पाई, वो छूट गया। तो यदि पहले से ही ये लिखा होगा कि आज हमें किन किन चीज़ों पे बात करनी है, तो कहीं ना कहीं ये बात सही है कि बैठक में कोई ज़रूरी विषय चर्चा से नहीं छूटता, जो कि दूसरा पॉइंट है, आप देखेंगे नोट्स में। इससे बैठक में कोई ज़रूरी विषय चर्चा में नहीं छूटता, क्योंकि पहले से ही सभी ज़रूरी विषय कार्यसूची में लिख लिए जाते हैं। एक बार फिर से समझा दूं कि कार्यसूची में सारी बातें वो लिखी रहती हैं जिन जिन पर बात आज होनी है मीटिंग के दौरान, इसलिए कहीं ना कहीं वो विषय छूटने से बच जाते हैं। यदि आपने लिखे ही नहीं है तो हो सकता है कि बातचीत करते दौरान या बैठक के दौरान वो महत्वपूर्ण विषय छूट जाए। तीसरा पॉइंट देखते हैं, चूंकि कार्यसूची पहले ही बैठक में शामिल होने वाले लोगों को सौंप दी जाती है, इससे यह सभी कर्मचारी बैठक से पूर्व ही दिए गए विषयों पर पूरी तरह सोचकर आते हैं और इस प्रकार काफ़ी बढ़िया ढंग से चर्चा हो पाती है। तो तीसरे बिंदु को समझ लेते हैं। देखिए, यदि पहले से ही आपको ये पता है कि आज किस किस मुद्दे पर बात होनी है, किस किस विषय पर बात होनी है, तो आप उसको पूरी तरह से सोच के आएंगे बैठक में आने से पहले। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से वो एक बातचीत हो पाएगी, पूरे ढंग से हम उस मुद्दे, उस विषय पर अपने अपने विचार रख पाएंगे। तो ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो यदि कार्यसूची से लाभ या कार्यसूची के फ़ायदे आप से पूछे जाएं पेपर में, तो आप इन 2-3 फ़ायदों को बड़े आसानी से बता सकते हैं कि समय बच जाएगा, कोई ज़रूरी विषय नहीं छूटेगा और सभी चर्चा बहुत अच्छे तरीके से हो सकेगी। अब समझते हैं कि कार्यसूची की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। विशेषताएं मतलब कि आखिर कार्यसूची में क्या क्या होता है, कैसे कैसे बनती है। तो देखिए, इसके
सबसे शुरुआत में बैठक का विषय दिया होता है कि भाई आज बैठक किस बारे में होनी है। देखिए ये आपको जब मैं उदाहरण दूंगा तो ये और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा, अभी इसको सुनने के लिए सुन लीजिए, फिर जब इसके आगे ही उदाहरण आ रहा है तो उदाहरण में ये बहुत क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले हम बैठक का विषय लिख देंगे कि भाई आज विषय क्या है, आज किस बारे में बैठक की बात हो रही। जो कार्यसूची बन के तैयार होगी उसके सबसे ऊपरी हिस्से पर बैठक का विषय होगा। फिर जिस दिन जिस समय बैठक होनी है उसका जिक्र होगा, साथ ही जिस स्थान पर बैठक आयोजित होगी उस जगह का भी नाम होगा। आगे क्या होगा, इनके बाद उन सभी मुद्दों या विषयों का उल्लेख होगा जिन पर बैठक में चर्चा की जानी जरूरी है। यानी जो हम बार बार अभी शुरुआत से पढ़ रहे हैं कि वो विषय इसमें होंगे, वो बातें इसमें होंगी जो बैठक में होनी है, तो वो सब इसमें हम तीसरे बिंदु में ला रहे हैं कि वो सारी बातें हम क्रम से लिख देंगे। फिर सबसे अंत में जब विषयों की बात हो जाएगी तो उन सभी लोगों को जो भी बैठक में शामिल हुए उनको धन्यवाद दिया जाएगा, जो कि एक सामान्य सी प्रक्रिया है। हर बैठक के बाद सभी सम्मिलित लोगों का धन्यवाद दिया जाता है। और सबसे अंत में संस्था के प्रमुख व्यक्ति का, चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे वो किसी मंत्रालय के सचिव यानी कि सेक्रेटरी हो, या फिर जैसे विद्यालय के केस में ले तो फिर प्रधानाचार्य जी हो, उन सभी के हस्ताक्षर अंत में होंगे। तो चलिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि कार्यसूची बनाते कैसे हैं। अभी तक हमने उसकी सैद्धांतिक बातें पढ़ी हैं, थ्योरेटिकल बातें पढ़ी हैं, प्रैक्टिकल यानी कि प्रायोगिक वे में हम देखते हैं कि कैसे एक कार्यसूची को तैयार किया जाता है। तो आज कार्यसूची के लिए जो हमने प्रश्न तैयार किया है वो है कि विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम उत्सव हेतु एक कार्यसूची बनानी है। यानी कि विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त का एक कार्यक्रम करना है, एक उत्सव करना है, और उसके लिए एक मीटिंग होनी है, उसके लिए एक बैठक होनी है, उसकी एक कार्यसूची बनानी है। तो वो कैसे बनेगी वो देख लेते हैं। चूंकि हमने पहला पॉइंट पढ़ा था, मैं एक बार फिर से ले जाता हूँ कि शुरुआत में बैठक का विषय दिया गया होगा। अब देखिए सबसे पहले आपको यहाँ बैठक का विषय दिया गया है। बैठक का विषय है कि सर्वोदय बाल विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस हेतु होने वाली बैठक की कार्यसूची। तो यदि आपसे पेपर में जो भी आपको विषय दिया हो, जो भी आपसे पूछा जाए एग्जाम में, आप सबसे पहले उस हेडिंग को, उस शीर्षक को लिख देंगे सीधे सीधे कि इस बारे में मैं कार्यसूची बनाने जा रहा हूँ, चूंकि मुझे ये पेपर में दिया गया है। हमने यहाँ पर जो प्रश्न दिया है वो स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम उत्सव है, तो उससे संबंधित हम यहाँ पर कार्यसूची का हमने शीर्षक दिया है। फिर हम बैठक की तिथि और समय, तो बैठक की तिथि क्योंकि 15 अगस्त का कार्यक्रम है तो हमने 5 दिन पहले बैठक आयोजित कर रहे हैं हम, तो 10 अगस्त 2022 को दोपहर 2 बजे। इसका स्थान प्रधानाचार्य का कक्ष। अब आते हैं मूल कार्यसूची पर। मूल कार्यसूची में क्या था? मूल कार्यसूची में वही बातें थी कि कौन कौन से विषयों पर चर्चा होगी। वो सारे विषय हम इसमें एक एक करके नोट करेंगे। तो देखिए जब भी कोई बैठक होती है तो सबसे पहले होता है सदस्यों का स्वागत। पहला बिंदु कि सारे सदस्यों का स्वागत होगा। फिर जब भी कोई बैठक होती है तो उसके बाद पिछली बैठक के जो कार्य हुए थे उन पर एक चर्चा की जाती है कि भाई पिछली बार जब हमने इससे संबंधित कोई बैठक करी थी तो उसमें हमारे क्या क्या कार्य रहे, क्या क्या नतीजे रहे, और उन पर एक बार फिर से चर्चा हो जाती है, जिससे कि अब आगे की बैठक को यानी कि मीटिंग को आगे बढ़ाया जा सके। तीसरा बिंदु देखिए कि अब हम क्या करेंगे, स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दिन और समय पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये कार्यक्रम हमें 15 अगस्त को करना है, 14 अगस्त को करना है और किस समय करना है। फिर चौथा बिंदु कार्यक्रम की रूपरेखा पर विचार करेंगे कि रूपरेखा क्या रहेगी, क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे, कैसे कैसे रहेंगे, कैसे स्वागत वंदना होगी या क्या होगा, फिर समापन कैसे होगा, वो सब होगा। फिर उसके बाद जितने भी आमंत्रित अतिथियों की सूचियों पर विचार होगा। ये सब कुछ बैठक के दौरान होगा और बैठक में क्या क्या होने वाला है ये उसकी लिस्ट है, यही कार्यसूची है। लिस्ट माने सूची और कार्य माने जो कुछ भी कार्य उस बैठक में होने वाला है। तो सिंपल सी बात है, कार्यसूची उस सारे कामों की लिस्ट है जो कि बैठक में होती है। तो पांचवा बिंदु हम देख रहे थे कि आमंत्रित अतिथियों की हम सूची बना लेंगे। उसके बाद हम आगे अगर विचार करेंगे इसी मामले में तो जलपान के आयोजन पर विचार कर लेंगे कि क्या क्या जलपान दिया जाएगा। और उसके बाद हम कोई यदि अन्य कोई विषय है इससे संबंधित, स्वतंत्रता दिवस से संबंधित, तो उस पर चर्चा कर लेंगे। और सबसे अंत में हम सभी का धन्यवाद देंगे, सभी का धन्यवाद देंगे कि भाई आप लोग आए, इस बैठक में आपने भाग लिया, अपने अपने विचार दिए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद
हस्ताक्षर प्रधानाचार्य, चूंकि ये विद्यालय से संबंधित थी तो हस्ताक्षर प्रधानाचार्य। यदि किसी मंत्रालय या किसी विभाग से संबंधित हो तो फिर वहां पर हस्ताक्षर सचिव होगा। अब देखिए, मैं हो सकता है ये प्रश्न ना आए, स्वतंत्रता दिवस ना आकर के कुछ और आ जाए, तो आपको ऊपर की चीजें जैसा है कि आपने शीर्षक डाल दिया, फिर आपने बैठक की तिथि समय डाल दी, फिर स्थान डाल दिया। अब कार्यसूची में 2-3 बातें तो कॉमन रहेंगी कि सदस्यों का स्वागत रहेगा, सबसे पहले पिछली बैठक के कार्यों पर चर्चा भी रहेगी और अंत में धन्यवाद भी दिया जाएगा। पर बीच के बिंदु उस बैठक के हिसाब से बदल जाएंगे, तो आप अपनी कल्पना के हिसाब से कि क्या क्या होना चाहिए इसमें, वो 2-3 बिंदु आप जोड़ सकते हैं और उस तरीके से आप अपनी कार्यसूची बना सकते हैं। इसके लिए आप आपकी किताब में या अन्य जगह पर कुछ और उदाहरण भी पढ़ सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अलग अलग कार्यसूचियां कैसे बनती है। लेकिन एक उदाहरण से मुझे उम्मीद है कि आपको स्पष्ट हो रहा होगा। अब कार्यसूची के बाद जो अगला टॉपिक है हमारा, वो है कार्यव्रत। कार्यव्रत क्या है? देखिए, पहली बात मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पर भी आप लिखा हुआ है नोट्स में भी, कि कार्यसूची यदि बैठक से पहले बनती है तो कार्यव्रत बैठक के बाद बनता है। कार्यव्रत, कार्य माने कार्य, काम, और व्रत माने घेरा या गोला। तो यानी एक तरीके से बैठक में जो कुछ भी कामों का गोला खींचा गया, यानी जो कुछ भी काम का निर्णय लिया गया, जो कुछ भी सारे निर्णय लिए गए, जो कुछ भी बात हुई, जो कुछ भी कार्यवाही हुई, वो सब कुछ इस कार्यव्रत में लिखा जाएगा। यानी कार्यसूची तो ये बताती है कि बैठक में हम क्या करेंगे, और हो जाने के बाद बैठक के हम कार्यव्रत में लिखते हैं कि बैठक में क्या क्या हुआ। तो कार्यव्रत बाद में बनता है। तो जैसा कि अगले बिंदु में आप देख रहे हैं कि कार्यव्रत में बैठक के दौरान जो भी कार्यवाही हुई उसे लिखा जाता है, और इस प्रकार कार्यव्रत बैठक के सभी निर्णयों का लेखा जोखा है। बहुत सिंपल सी बात है कि सभी निर्णय जो भी बैठक में लिए गए उनका लेखा जोखा ये है। मान लीजिए हमने भी स्वतंत्रता दिवस पर एक बैठक आयोजित करी थी, और उस बैठक में हमने ये बात करी थी कि क्या क्या हम करेंगे, तो वो तो कार्यसूची थी। अब उस बैठक में जो जो हुआ वो उसका बनेगा कार्यव्रत। इसका तरीका क्या है कार्यव्रत बनाने का, वो भी जरा देख लेते हैं। कि सबसे पहले वही बात कि जिस दिन और समय पर बैठक हुई उसका जिक्र करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि पिछले वाले में हमने सिर्फ नीचे हस्ताक्षर करे थे प्रधानाचार्य के, लेकिन यहाँ पर बैठक में जो जो पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं उन सबका नाम ऊपर की तरफ आएगा, जिससे हमें पता लग जाए कि इस बैठक में कौन कौन लोग शामिल हुए थे। इसके बाद बैठक की पूरी कार्यवाही और उसमें लिए गए सभी निर्णयों को क्रम से लिखा जाता है। क्रमवार लिखने का मतलब है क्रम से लिखा जाता है, एक एक करके कि क्या क्या हुआ, जैसे जैसे बैठक में जो जो बात हुई वो लिख दी जाती है। और सबसे अंत में बैठक के अध्यक्ष या सचिव दोनों के एक एक साइड हस्ताक्षर होते हैं। वहां पर सिर्फ प्रधानाचार्य के थे कार्यसूची में, लेकिन कार्यव्रत में 2 लोगों के हस्ताक्षर हो जाते हैं नीचे की तरफ। एक के भी हो सकते हैं, पर कोशिश की जाती है कि 2 लोगों के हस्ताक्षर ले लिए जाएं। तो हम प्रश्न वही रख रहे हैं, सिर्फ प्रश्न को थोड़ा सा बदल रहे हैं कि विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस उत्सव के लिए आयोजित बैठक का कार्यव्रत बनाइए। पिछली बार कार्यसूची बनाई थी और इस बार हम कार्यव्रत बना रहे हैं, तो ज़्यादा अंतर नहीं है। समझने के लिए एक ही प्रश्न को रखा है ताकि अंतर पूरी तरह क्लियर हो जाए। कार्यसूची में हमने ये बताया था कि हम क्या क्या करने वाले हैं, कार्यव्रत में हम ये बताएंगे कि क्या क्या उस बैठक में हुआ था। तो फिर से हमने क्या किया, हमने पहले हेडिंग डाली कि सर्वोदय बाल विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस उत्सव हेतु आयोजित बैठक का कार्यव्रत। अब चूंकि हमने पहले ही लिखा था कि सबसे पहले हम क्या बताते हैं, कहाँ हुई, किस समय हुई, वो वाली बात, तो यही बात हम लिखेंगे कि विद्यालय में प्रधानाचार्य कक्ष में 10 अगस्त 2022 को 2 बजे दोपहर स्वतंत्रता दिवस उत्सव हेतु एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी मौजूद थे। मैंने पहले ही बताया था कि पदाधिकारियों के नाम यहाँ पर शुरू में ही आ जाएंगे। अब पदाधिकारियों के नाम आप 3-4 लिख लीजिए अपने मन से, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको याद रखना है या इसके लिए बहुत ज़्यादा दिमाग पर जोर डालना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर कुछ पदाधिकारियों के नाम कल्पना से लिख लिए हैं, जैसे मान लीजिए विद्यालय के प्रधानाचार्य का नाम श्री रामवीर जी है, फिर मोहनलाल जी उप प्रधानाचार्य हैं, श्रीमती आशा जी स्टाफ सचिव हैं, राकेश जी जो हैं वो सांस्कृतिक गतिविधि प्रमुख हैं, और रेखा जी सांस्कृतिक गतिविधि सहायक हैं, और इसी के साथ साथ अन्य शिक्षकगण भी इस मीटिंग में शामिल हुए हैं, इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो ये हमने शुरुआत कर दी। अब क्या क्या हुआ था वो सारी बातें लिखनी है। तो जैसे कि हमें पता है कार्यसूची में हमने सबसे पहले क्या किया था, सदस्यों का स्वागत, तो वहीं से शुरुआत होगी। बैठक प्रारंभ होने पर स्टाफ सचिव ने सभी का स्वागत किया
और पूर्व में बनी कार्यसूची के अनुसार बैठक को आगे बढ़ाया। तो जैसे हमने वो कार्यसूची बनाई थी उसी के आधार पर हमें इस बैठक को आगे बढ़ाना है, और जो कुछ भी हुआ वो हम कार्यव्रत में लिख रहे हैं। बस बहुत आसान सी बात है, एक बैठक से पहले है, एक बैठक के बाद है। पिछली सांस्कृतिक बैठक के परिणामों पर चर्चा की गई, और जैसा कि हमने कहा था कि पिछली बैठक के परिणामों पर चर्चा करनी है, और तब ये पाया गया कि इस वर्ष जो आयोजन हेतु बजट है वो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि खर्चा बढ़ रहा है हर साल। तो ये पाया गया कि स्वतंत्रता दिवस का जो हमें आयोजन करना है उसके लिए कुछ बजट बढ़ाना पड़ेगा। फिर हमने कार्यसूची में तय किया था कि भाई हम इसके बाद कार्यक्रम की रूपरेखा तय करेंगे, तो वो हमने किया और वो हम कार्यव्रत में अब लिख रहे हैं। इसके बाद सभी शिक्षकों से कार्यक्रम की रूपरेखा पर विचार मांगे गए, जिसमें शिक्षकों ने नृत्य, कव्वाली, नाटक इत्यादि को पहले से तय कार्यक्रमों में जोड़ने का भी प्रस्ताव दिया। तो ये आप अपनी कल्पना से बता सकते हैं, आप खुद सोच के लिख सकते हैं कि किस तरह कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही जरूरी अंतिम है, ये तो आप मान लीजिए हर बैठक में अलग अलग निर्णय होंगे तो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। फिर हमने वहाँ कार्यसूची में जो अगला बिंदु था कि हम अतिथियों की लिस्ट तैयार करेंगे, तो वो भी हमने कार्यव्रत में बताया कि ऐसा किया गया, अतिथियों की लिस्ट तैयार की गई, कौन कौन आएगा कौन नहीं आएगा, मुख्य अतिथि कौन रहेगा, स्वागत किसका होगा किसका नहीं होगा, वो सब लिस्ट यहाँ पर तैयार की गई। फिर हमने वहाँ कार्यसूची में मेंशन किया था कि जलपान की व्यवस्था पर चर्चा की जाएगी, तो यहाँ कार्यव्रत में हमने लिखा कि क्या चर्चा हुई, और वो ये हुई कि जलपान हेतु समोसा और मिठाई का प्रबंध करने पर सहमति बन गई है। और अन्य विषयों में देखा गया कि कार्यक्रम के दौरान जो अनुशासन बनाए रखने के लिए 5 शिक्षकों की एक समिति बनाई गई, तो ये वो अन्य विषय हैं जो कि उस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। और सबसे अंत में जैसा कि मैंने वहाँ भी लिखा था कि धन्यवाद प्रस्ताव दिया जाएगा, धन्यवाद दिया जाएगा सभी सदस्यों का, तो प्रधानाचार्य जी द्वारा सभी का धन्यवाद किया गया। और सबसे अंत में आप एक तरफ हस्ताक्षर सांस्कृतिक गतिविधि प्रमुख के करा लीजिए, क्योंकि वही पूरी इस गतिविधि को चलाएंगे जो उत्सव होगा पूरा स्वतंत्रता दिवस में, और दूसरी तरफ आप प्रधानाचार्य जी के हस्ताक्षर करा लीजिए। तो ये कार्यसूची और कार्यव्रत का एक बेसिक अंतर है। कार्यसूची बैठक से पहले तैयार होती है, उसमें वो सारी बातें होती हैं जो बैठक में हमें करनी है, मीटिंग में हमें करनी है। कार्यव्रत मीटिंग या बैठक के बाद होता है और उसमें वो सारी बातें शामिल होती हैं जो कि मीटिंग में हुई हैं। तो यदि इन दोनों अंतरों को याद रखेंगे, फॉर्मेट को एक एक बार देख लेंगे, तो आसानी से प्रश्न हो जाएगा। यदि ये पसंद आया है तो लाइक और कमेंट करें, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें।